Hey guys, by now you already know that I have got admission in NUS Business School, which is a highly ranked B school in the world. I'm making this video to tell you how did I get an admission even after applying so late. And I will also tell you my personal journey of why am I pursuing an MBA at the very first place. And because this video will be so personal, I would like to keep it in Hindi. So if you are not comfortable with Hindi, I'm so sorry, I may not get time to add subtitles to it. So you may skip the video. But if you are even a bit comfortable, please watch the video till the end. It will be a very heartfelt video. And I hope that you will be able to find it interesting, engaging, and maybe inspiring. So let's get started, but after the music. तो कहानी वहां से शुरू होती है जब मैं छोटा था। तब मैं पायलट बनना चाहता था। फिर मैं थोड़ा बड़ा हुआ। फिर मैं डॉक्टर बनना चाहता था। एक्चुअली बायोलॉजी में मुझे काफी इंटरेस्ट था, बट मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं थी, तो मैंने कभी उसको परस्यू नहीं किया। उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ। सब लोग मैथ्स ले रहे थे, मैंने भी मैथ्स ले लिया, क्योंकि ठीक ठाक थी मैथ्स। और ऑटो पायलट मोड में मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करने लग गया। ट्रिपल आईटी के लायक तो बन ही गया शायद मैं। तो जब मेरे को कॉलेज सिलेक्शन करना था, तभी से मेरे मन में ना एक ये चीज थी कि आई एम ऑन एन ऑटो पायलट मोड, बट ऐसी क्या चीज है जो मैं करना चाहता हूँ। लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पता नहीं था कुछ उस समय। इंजीनियरिंग के बारे में भी डिटेल में नहीं पता था। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पता था, बट आई डिड नॉट नो मच अबाउट इंजीनियरिंग एट सच। बट मुझे ये लगता था कि मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप का हूँ थोड़ा सा। मतलब थोड़ा चुलबुला था उस समय। आज ऐसा हूँ तो उस समय कैसा था, यू कैन गेस इट, राइट? तो इसीलिए मेरे को लगा कि कुछ ऐसा भी करना है लाइफ में that will open doors for me to express myself and to be expressive around a lot of people. तो इसीलिए जब कॉलेज सिलेक्शन हो रहा था, तो रैंक इतनी आई थी कि आईआईटी नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स। उस समय एआई ट्रिपल और जेई अलग अलग होते थे, तो जेई में तो हुआ नहीं था, बट एआई ट्रिपल में रैंक इतनी आई थी कि ट्रिपल आईटी मिल सकता है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में मिल सकता है। बट मेरे को ये था कि ट्रिपल आईटी ग्वालियर बहुत यूनिक कॉलेज है, क्योंकि वहां पे बीटेक और एमबीए दोनों साथ में हो रहा है। 5 ईयर डुअल डिग्री कोर्स था, और कॉलेज का नाम था अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। इतना बड़ा नाम। तो बिकॉज अटल बिहारी वाजपेयी ए से शुरू होता था, तो काउंसलिंग में भी काफी ऊपर आता था। तो ना मेरा ध्यान गया इसकी तरफ, एंड आई वाज लाइक, यार ये मस्त है। अपन बीटेक करेंगे 3 साल, 2 साल एमबीए करेंगे, और लाइफ सेट। उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे? अपन मतलब बेसिकली क्यूबिकल में नहीं बैठेंगे, कुछ उससे बेटर करेंगे। तो ये प्लान था, इसलिए मैंने ट्रिपल आईटी ग्वालियर चूज किया, ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर चूज किया। और जब मैं वहां गया, देन आई रियलाइज्ड समथिंग। एक्चुअली MBA is not a degree, like not an academic degree as such. ये चीज धीरे से रियलाइज हुई, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि यार तुम बीटेक के साथ क्लब करके किसी को एमबीए दे दिए। एमबीए पढ़ाई थोड़ी ना है, एमबीए इज अ प्रोफेशनल डिग्री। इसीलिए वर्ल्ड के सारे रिनाउंड कॉलेजेस में एटलीस्ट 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। इंडिया बहुत यूनिक जगह है, यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस का उतना महत्व नहीं है अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो। और इसीलिए हमारे यहाँ पे आईएम्स में भी दे डू नॉट गिव एमबीए। एक्चुअली एमबीए हम बोलते हैं, बट द डिग्री इज आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और सम, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डिग्री नेम, बट वो लोग एमबीए नहीं देते। क्योंकि यार थोड़ा टाइम लगता है प्रोफेशनल वर्ल्ड को समझने में। और जब हम बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि बीटेक करेंगे, एमबीए करेंगे, करोड़ों का पैकेज उठा लेंगे और लाइफ सेट। बट ऐसा होता नहीं। तो मैंने जब वहां पे एक्सपीरियंस किया, मेरे को लगा कि यार 5 ईयर डुअल डिग्री में एमबीए नहीं करूंगा मैं।
5 ईयर डुअल डिग्री में मैं एमटेक करूंगा, क्योंकि लकीली वहां पे ऑप्शन था कि अगर एमबीए नहीं करना है तो एमटेक कर सकते हो। तो मैंने एमटेक चूज कर लिया। अगेन थोड़ा ऑटो पायलट है, बट ये कॉन्शियस डिसीजन था। हाँ, नहीं तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने बहुत डिक्लेयर कर दिया था कि एमबीए करेंगे, एमबीए करेंगे। फिर उसके बाद अराउंड फोर्थ ईयर में सोचा कि यार अब एमबीए के लिए ट्राई करते हैं। उस समय IIM हॉटशॉट था, तो मैंने कैट की प्रिपरेशन करी। मैंने, मेरे दोस्त केवी ने, हम लोग ने थोड़ा टाइम निकाल के हम लोग कैट की पढ़ाई करते थे, और नीतीश भी था उसमें। तो कैट की प्रिपरेशन करते करते हमें लगा कि नहीं हो पाएगा क्योंकि प्लेसमेंट का प्रेशर था उस समय। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं निकालते, थोड़ा सा एक्सक्यूज भी है इसमें कि प्लेसमेंट का प्रेशर था तो तुम कैट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो, दुनिया करती है। बट अगेन, करना चाहिए क्या? आई डोंट थिंक सो। 6 years डाउन द लाइन आई थिंक कि कॉलेज से जस्ट निकलते ही एमबीए फिर से नहीं करना चाहिए। कैट में हो जाता है फिर भी नहीं करना चाहिए। थोड़ा पहले बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल वर्ल्ड को जानना चाहिए, उसके बाद शायद एमबीए बेटर होगा। तो मेरा कैट में मैंने दिया था फाइनल ईयर में। प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि उससे पहले मेरा वर्कशॉप में हो चुका था, तो मैंने थोड़ा सा चिल्ड आउट तरीके से दे दिया एग्जाम। तो खराब परसेंटाइल आई, 87 परसेंटाइल थी मेरी पहली बार में कैट में। जीतू भैया से अच्छी थी। अगर आपने पंचायत देखा है तो जीतू भैया पता होंगे आपको। तो जीतू भैया से अच्छी परसेंटाइल थी, बट अगेन पथेटिक। केवी की परसेंटाइल नहीं बताऊंगा, बट केवी की भी मेरे से थोड़ी ही बेटर थी। तो हम लोगों ने चुपचाप अपनी कॉलेज खत्म करा, वो अमेजन चला गया, मैं सिंगापुर आ गया। उससे पहले मैं जापान गया था 1 महीने के लिए इंटर्नशिप करने के लिए। सिंगापुर आ गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू कर दिया। लेकिन ना, एक चीज थी, कॉलेज खत्म होने से पहले मैंने ये चीज को फुल प्रूफ टेस्ट कर लिया था कि हाँ, मेरे को मैनेजमेंट में इंटरेस्ट तो है। क्योंकि अच्छे से याद है, फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर में हमने अपना फर्स्ट केस स्टडी कंपटीशन जीता था। उस समय कॉलेज के सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, एमबीए वाले भी। और फर्स्ट ईयर की एक टीम केस स्टडी कंपटीशन जीतती है, इट्स अ बिग थिंग। फिर ब्रांडेड हुआ, ब्रांडेड जीता, सेकंड आया था शायद ब्रांडेड में। फिर उसके बाद एड मैड कुछ करके हुआ था, वो जीता। फिर उसके बाद ट्रिपल आई टी इलाहाबाद गए थे, वहां पे एक कुछ एडवर्टाइजिंग का कॉन्टेस्ट था, वो जीता था। थर्ड ईयर में फिर केस स्टडी कंपटीशन जीता। फिर उसके बाद फिफ्थ ईयर तक तो केस स्टडी के जज बन गए थे, क्योंकि यार थोड़ा अच्छा रिकॉर्ड हो गया था। एमबीए नहीं किया था ना, लेकिन फिर भी ठीक ठाक कर लिया था कुछ कुछ। अब प्रोफेशनल लाइफ शुरू होने के बाद मेरे को ये था कि यार ये एमबीए रह गया, और लगता था कि शायद ये रह जाएगा। क्यों? क्योंकि ना, अब हम बाहर आ गए थे और 1-2 साल हो गया था। अब ये लगता था कि पैसे नहीं है, क्योंकि ना बाहर से एमबीए करने में बहुत पैसे लगते हैं। एनयूएस बिजनेस स्कूल में पैसे के एमबीए करने के लिए 40 लाख रुपए लगते हैं। हार्वर्ड से एमबीए करने के लिए 1.3 करोड़ लगते हैं। इनसीआर से करने के लिए 90 लाख लगते हैं। इतने पैसे नहीं थे यार, क्योंकि वही है, पहली बार पैसे आना शुरू होते हैं ना, तो इंसान अपने आप के जो गड्ढे हैं उनको भरता है, या फिर अपनी जो कमी रह गई उसको पूरा करता है। पहले तो एक अच्छी लाइफस्टाइल लेता है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अपने माँ बाप याद आते हैं, उनके लिए एक अच्छा सा घर खरीदना ये याद आता है। तो मेरे को भी वही था। मैंने घर बनाया रायपुर में, उसमें लग गए पैसे काफी, बताऊंगा नहीं कितने लगे, लेकिन काफी पैसे लग गए। तो फिर नहीं थे पैसे, लोन में घर बनाया था, लोन चुकाते चुकाते बहुत टाइम लग गया। और ये डिसाइडेड था कि लोन लेके एमबीए नहीं करना था मेरे को। अगर लोन लेके भी एमबीए करना पड़े ना, तो उतना कॉर्पस होना चाहिए कि यार वो लोन लेने के बाद भी अगर जॉब नहीं लगी तो फिर पैसे कैसे पे करोगे? तो इसीलिए मेरे को ये था कि यार इतनी होनी चाहिए कि थोड़ी सेविंग हो जाए, या फिर ऐसा हो कि सैलरी के पैसों से एमबीए हो जाए। कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए यार, ऐसे एमबीए नहीं कर सकते। क्योंकि ना, ये डिग्री बहुत ज्यादा, एज आई सेड, प्रोफेशनल है। प्रोफेशनल है तो इंडस्ट्री इंटरेक्शन होता है।
प्रोफेशनल है तो बहुत ज़्यादा टॉक्स होती है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है तुमको अलग अलग कंट्री के केस स्टडी कॉम्पिटिशन में भेजने के लिए यूनिवर्सिटी का, और इसीलिए यूनिवर्सिटीज तुमसे बहुत ज़्यादा चार्ज करती है। तो मैंने यही सोच रहा था कि कैसे सेविंग होगी, क्या होगा, बट फिर कोविड आ गया। कोविड आने से पहले तक ना मेरे अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं था पैसे कितने खर्च करने चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं सब उड़ा देता था। तुमको विश्वास नहीं होगा लेकिन मैंने अपना पासपोर्ट भर दिया। जुलाई 2019 तक मेरा एक पासपोर्ट भर चुका था जो 2015 में बना था। घूमे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, कभी इंडिया 4 बार जा रहे हैं साल भर में। फिर उसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, अलग कुछ नहीं छोड़ा, सब घूम दिया। 2 बार यूरोप चले गए, माँ बाप को लेके भी चले गए, मतलब क्या नहीं करा। तो ना खर्चा होता है यार इसमें। पहले लगता था कि ट्रैवल में जो खर्चा होता है होने दो, ट्रैवल करना है, क्योंकि अपन क्या है ना, कभी फ्लाइट में नहीं बैठे थे दिल्ली से टोक्यो जाने से पहले। तो जब उड़ना शुरू किया ना तो जमीन में ही नहीं आए कभी। फिर उसके बाद उड़ते ही रहे, उड़ते ही रहे, उड़ते ही रहे। फिर कोविड आ गया। कोविड आने के पहले मैंने लास्ट टाइम कोई भी फ्लाइट ली थी, मैं आज तक उसके बाद से अपने पासपोर्ट को यूज नहीं कर पाया। टफ है, इंडिया भी नहीं गया बहुत समय से। बट ना इससे एक अच्छी बात है, वर्क फ्रॉम होम भी आ गया। आई एम नॉट सेइंग कि वर्क फ्रॉम होम अच्छा है, आई एम सेइंग कि हर बुरी चीज में ना कोई अच्छी चीज होती है। इन सब चीजों से ये हुआ कि पैसे बचने लग गए। हर दिन कैब ले रहे हो ऑफिस जाने के लिए, कैब के पैसे बच गए। लंच में कुछ कर रहे हो, लंच के पैसे बच गए, क्योंकि लंच में तो मैं दाल चावल खाता हूँ। घर में खाना बनाने की हैबिट लग गई तो डिनर भी घर पे बनाने लग गए, ब्रेकफास्ट भी घर पे करने लग गए। मतलब यार ऑन एन एवरेज तुम दिन के $40 तो आराम से बचा रहे हो, 35-40 डॉलर, 30 पकड़ लो। और उसके अलावा तुम ट्रैवल नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ट्रैवल बहुत खर्चा होता था। उसके अलावा तुम्हारे को कोई आदतें नहीं है। मैं ज्यादा, मेरे को कोई आदत नहीं है, खाना खाने के सिवा मैं कुछ नहीं करता। तो ना गैम्बलिंग ना कुछ, तो पैसे कहाँ खर्च होंगे, पैसे ही नहीं खर्च होते थे। तो मैंने थोड़े पैसे बचाने शुरू करे, थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज आया, और एक पॉइंट के बाद लगने लगा कि यार शायद एमबीए कर सकते हैं, शायद कर सकते हैं। बट ना फिर भी जॉब छोड़ना कोविड के टाइम पे, ऐसे एकदम जंप ले लेना, ये पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने शुरू किए कि यार अगर मैं सिंगापुर में हूं तो मैं सिंगापुर को कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ। नाउ सिंगापुर में बेस्ट कॉलेज कौन सा है? एनयूएस बिजनेस स्कूल। इंसियाड है, बट इंसियाड इज एक्चुअली फ्रॉम फ्रांस। सिंगापुर में कैंपस है उनका, बट अगर कोई सिंगापुर का ऑथेंटिक कॉलेज है जो बेस्ट है तो वो है एनयूएस बिजनेस स्कूल। मैंने एनयूएस के इंफॉर्मेशन सेशंस अटेंड किए। वहां से मुझे पता लगा कि यार देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पार्ट टाइम एमबीए। क्योंकि मैं सोचता था कि ना सेविंग करेंगे, नेक्स्ट ईयर एमबीए करेंगे और कुछ 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 कुछ, बट नहीं, पार्ट टाइम एमबीए मेरे को बहुत एक्साइटिंग लगा, क्योंकि मेरे को लगा एक्चुअली में मैं सैलरी के पैसों से एमबीए की फीस भर सकता हूँ, जॉब भी कर सकता हूँ, और एमबीए भी कर सकता हूँ। फिर मेरे को कुछ लोगों ने पहले मेरे को डाउट हुआ कि यार ये कहीं कोई डिस्टेंस लर्निंग टाइप का तो नहीं है, या फिर कोई भेदभाव तो नहीं होगा हमारे साथ, ये पार्ट टाइम एमबीए है क्या चीज, कहीं अलग से क्लास हो रही है, कहीं आइसोलेटेड जगह में, कहीं एमबीए का एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। बट फिर मैंने पता करा एनयूएस का जो मॉडल है, एनयूएस बिजनेस स्कूल का जो बिजनेस मॉडल है, पार्ट टाइम एमबीए और फुल टाइम एमबीए को ये लोग बिल्कुल इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, बिल्कुल इक्वल। इस सब के पहले एक और चीज है, लास्ट ईयर अराउंड जुलाई में ही, अराउंड सेम डेट को ही मेरा चैनल शुरू हो गया, अमित सैम एंड को।
और ये चैनल मेरे दोस्तों के एनकरेजमेंट के कारण शुरू हुआ था, इसीलिए मैंने कभी इस चैनल को अपना खुद का चैनल नहीं कहा। आई नेवर सेड अमित समदर्शी चैनल, अमित सैम चैनल। कई लोग बोलते हैं अमित सैम एंड को क्यों है, तो अमित सैम एंड को इसलिए है क्योंकि ये अकेला मेरा चैनल नहीं है, ये मेरे दोस्तों का एनकरेजमेंट है, मेरे सब्सक्राइबर्स का प्यार है, और इवन आई वुड से कि मेरे जिसने भी मेरे को कंट्रीब्यूट करा है लाइफ में इस काबिल बनाने की मैं कैमरे में देख के बात कर सकता हूँ, मैं लोगों को कुछ सिखा सकता हूँ, उनका भी तो कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो आई नेवर कॉल इट अमित सैम एंड कंपनी ऑल्सो बाय द वे, क्योंकि ये कंपनी नहीं है, अमित सैम एंड को है। इट्स जस्ट सिंबोलिज्म कि अमित सैम अकेला नहीं कर रहा है ये सब। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, एक साल में कई सारे वीडियोस भी बन चुके हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एसेट है। एंड सिमिलर थिंग हैपन जब मैं अराउंड दिसंबर में था। दिसंबर में मेरे को लगा कि यार प्रोफाइल अच्छी बनने लग गई है, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो साथ ही साथ तुम्हारा ये चैनल लकीली भी शुरू हो गया, क्यों ना इसमें जंप इन करें। हाँ, एनयूएस बिजनेस स्कूल के लिए ट्राई करें, पार्ट टाइम एमबीए के लिए। बट यार मैं फिर भटक गया था। मेरे को लगा कि नहीं, पैसे बचाएंगे, फुल एक्सपीरियंस लेंगे, नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, तो ना मैंने सब लाइट ले लिया, भूल गया मैं। फिर मेरे को अचानक से एक कॉलिंग हुई, बहुत डीप कॉलिंग, अराउंड फरवरी में। मैं और केवी रात को बात कर रहे थे, एंड मैंने बोला यार कि एमबीए तो करना है, और मैंने उसको ये ऑप्शन बताया कि पार्ट टाइम एमबीए का भी ऑप्शन है, जॉब नहीं छोड़ना पड़ेगा, और इट इज़ अ फुल एक्सपीरियंस। एक्चुअली एनयूएस एमबीए इज द सेम डिग्री जो पार्ट टाइम वालों को भी मिलती है, और वही फुल टाइम वालों को मिलती है। अगर तुम पार्ट टाइम स्टार्ट करते हो तो तुम फुल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर तुम फुल टाइम स्टार्ट करते हो तो तुम पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो। वीक डेज में रात को क्लासेस होंगी, वीकेंड्स में क्लासेस होंगी, एंड इन पर्सन क्लासेस होंगी। तो मैंने जब ये सब कुछ बताया तो उसने बोला तू बेवकूफ है क्या? तू अगर एक ऐसा ऑप्शन है, एक ऐसी कंट्री में तुम रह रहे हो जहाँ पे इतनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, ऑफिस के बाद तेरे पास टाइम है, तो क्यों नहीं करेगा एमबीए? हाँ, यस, इसलिए कि तेरे को जॉब छोड़ के कुछ एडवेंचर्स करना है नेक्स्ट ईयर। वो बात क्लिक कर गई मेरे को। मैं बोला एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, बट इतना लेट हो गया था ना। मार्च डेडलाइन थी फुल टाइम वालों के लिए, लास्ट राउंड अप्लाई करने के लिए, और पार्ट टाइम के लिए थी May 17th। अब मेरे को लगा कि यार कैसे करेंगे, इतने शॉर्ट टाइम में तुमको जीमैट प्रिपेयर करना है और एप्लीकेशन वगैरह कंप्लीट करके सब देना है। मैंने जीमैट की डेट निकाली। मैं बोला 20 अप्रैल सही रहेगा। 20 अप्रैल को मैंने अपना जीमैट स्केड्यूल कर दिया, और अराउंड, लेकिन जीमैट स्केड्यूल करने में टाइम लगा, क्योंकि ना मैं बहुत ज्यादा रिसर्च मोड में चला एक्चुअली। मैं परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इफ यू नो, हर प्रोकेस्टिनेटर एक परफेक्शनिस्ट होता है। वो ना ये सोचता है कि कल का दिन ज्यादा परफेक्ट होगा करने के लिए, कल से शुरू करेंगे, जो कल से शुरू करेंगे बोलता है ना, वो सबसे बड़ा परफेक्शनिस्ट है। मैं वही हूँ actually। बहुत चीजों पे एक्शन लेने में टाइम लगा देता हूँ, टाइम लगा दिया, मार्च भी आ गया था, और फिर जाके मेरे को हिट हुआ कि यार जीमेट तो बुक करो, क्योंकि मेरे को ना हवा सा लगता था। मैंने बस बिना देखे जीमेट बुक कर दिया। 20 अप्रैल का डेट मिल रहा था, मैं बोला 20 अप्रैल तक जीमेट देंगे, उसके बाद फिर जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन कंप्लीट कराते कराते अपन 27 मई के पहले तो भर देंगे। उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि लेट कर दिया बहुत, क्योंकि ना एमबीए कॉलेजेस में इतनी लेट एडमिशन को ना वो लोग बहुत पहले ही सीटें भर जाती है। एक एग्जांपल देता हूँ, 30 मई थी एसएमयू की लास्ट डेट, 30 अप्रैल को ही भर गया, पता है पूरा। तो यू कैन इमेजिन
मैं तो एसएमयू में अप्लाई भी नहीं करता, एक्चुअली एसएमयू में अप्लाई करना भी नहीं था, बट जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी। प्लान तो यही था कि ओनली एनयूएस में अप्लाई करना है, क्योंकि लेट्स गो फॉर द बेस्ट। तो मैंने जीमेट भरा, ऑफिस के बाद टाइम निकाल निकाल के प्रिपरेशन करी, फटाफट फटाफट फटाफट, इतना स्कोर लाया कि एक्सेप्टेबल हो जाए, हाँ, जो एनयूएस के क्राइटेरिया है उसके लिए। और फिर एप्लीकेशन भरा। इस ड्यूरेशन में मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा था, इफ यू रिमेम्बर राइट। मैंने फरवरी या मार्च से वीडियो बनाने बंद करे, और अप्रैल एंड तक नहीं बनाया मैंने कोई वीडियो, जो कि एक अगेन अच्छा नहीं था, बट क्या है, टाइम ही नहीं मिल रहा। ये वीडियो कैसे बनाओगे, यू आर नॉट इन स्टेट ऑफ माइंड, तुम बिल्कुल पूरे समय ये सोच रहे हो कि ये करूं या ये करूं, या फिर ये करूं या फिर ये करूं। तो फिर मैंने नहीं बनाया वीडियो कोई उस समय तक। बट उसके बाद मैंने फॉर्म भरा। एनईएस का जो फॉर्म होता है काफी इलेबोरेट होता है, अराउंड, मतलब मैंने 20 तारीख को जीमेट दिया, 20 अप्रैल को, 2-3 दिन में रिजल्ट आ गया। और फिर मैं बोला कि अब तो फॉर्म कंप्लीट करना चाहिए। फॉर्म मैंने कंप्लीट करने के लिए 3-4 दिन लगाए, क्योंकि ऐसे लिखने में टाइम लगता है। लाइफ में मैं पहला ऐसे लिख रहा था, क्योंकि मैं पहली जगह अप्लाई कर रहा था, मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया। और मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखने के लिए थोड़ा टाइम लगाया। और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मैंने अपनी कहानी को थोड़ा रोमांटिक बना के लिखा कि मैं एक अंडर प्रिविलेज्ड, जो बच्चों के लिए जो स्कूल होता है, जो कि नवोदय विद्यालय है, वहां पे मैं पढ़ाई की है 4 साल। वहां पे थोड़ा सा मिलिट्री टाइप का लाइफस्टाइल होता है, जो कि होता है, सुबह 5 बजे उठाते हैं, दौड़ाते हैं, और बहुत डिसिप्लिन होता है वहाँ पे। ये भी लिखा। और अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिखे, कॉलेज में जो मैंने किया है, मैंने जितने कॉम्पिटिशन्स जीते, मेरा पूरा रेज्यूमे उससे भरा हुआ था, थैंकफुली, क्योंकि शायद कॉलेज में तो कंपटीशन नहीं था इन सब चीज़ों में। मे बी अभी पता लगेगा शायद एमबीए करने के बाद कि हाउ गुड आई एम, बट उस समय तो सही थे ना। तो वो सब के बारे में लिखा। और फिर बहुत सारी चीज़ें लिखने के बाद मैंने एक बात और लिखी उनको। मैंने बोला कि मैं एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, और मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब बेसिकली आप लोग मेरे उस ऐसे में थे, जो लोगों ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हैं। 2000 सब्सक्राइबर्स है मेरे पास। और मैं अपना अगला वीडियो एनईएस एमबीए के ऊपर बनाऊंगा, ये मैंने उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा। और फिर मैंने जब एप्लीकेशन भर दिया, उसके बाद मेरा पहला वीडियो था एवरीथिंग अबाउट एनईएस एमबीए। क्योंकि यार 3-4 महीने से तुम वही सोच रहे हो, 3-4 महीने से नहीं, एटलीस्ट 2 महीने से तुम वही सोच रहे हो, उसी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तुमको पता लग गया सारे स्पेशलाइजेशन क्या है। इट वॉज अ लो हैंगिंग फ्रूट, और तुमने कमिट करा है अपने एसओपी में कि तुम वीडियो बनाओगे। मैंने एक वीडियो बनाया उसके ऊपर। फिर मैंने सोचा कि यार, अगर एडमिशंस कमिटी एक वीडियो देखने के लिए अगर आएगी, तो क्या पता वो और वीडियोस देखे। तो फिर मैं सोचा कि ना, अभी टॉपिक चेंज नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो फिर से मैंने एनईएस एमबीए के ऊपर बनाया। उस समय मैंने एक फुल टाइम बंदी का इंटरव्यू लिया था, जिसका नाम था कामिनी सिंह। सो हे कामिनी, इफ यू आर वाचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर कोलैबोरेटिंग। सो कामिनी सिंह के साथ वीडियो बनाने के बाद भी मैं नहीं रुका। मैंने बोला फुल टाइम वाले के साथ बना दिया, लेट्स मेक पार्ट टाइम वाले के साथ। मैंने, मेरा दोस्त है सक्षम, उसका दोस्त वरुण, तो वरुण को मैंने वीडियो के लिए कोलैबोरेट करने के लिए मना लिया। वरुण वॉज स्केप्टिकल पहले शुरू शुरू में, क्योंकि सक्षम ने उसको आगाह कर दिया था कि यार ये बंदा वीडियो बनाने के लिए लपेट लेगा तुझे। बट वरुण इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। उसने मेरे साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेट किया। उसी ने वो गाइड किया था एक्चुअली पार्ट टाइम एमबीए के लिए। ही इज वर्किंग इन जेपी मॉर्गन, कैसे वो टाइम मैनेज कर रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस होता है, बहुत कुछ बताया उसने मेरे को अनऑफिशियली। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार, इतना कुछ बता दिया मुझे, व्यूअर्स को बता दे, लेट्स मेक अ वीडियो। तो उसने टाइम निकाला, उसने मेरे साथ वीडियो बनाया। बाय अराउंड मिड ऑफ मे 3 वीडियो बन गए थे एनईएस एमबीए के ऊपर। एप्लीकेशन डल चुका था 27 अप्रैल को। और ड्यू टू सम रीजन मेरा थोड़ा रेफरी रिपोर्ट लेट हो गया था, क्योंकि मेरे जो रेफरी थे कार्ल हेनिग फ्रॉम पेपैल सैन होजे,
Hey Carl, if you're watching it, I hope you're watching it, but ये हिंदी में I'm so sorry. So उन्होंने मेरे को रेफरल दिया, पर उनको कुछ इंजरी हो गई थी, तो उन्होंने रेफरी रिपोर्ट भरने में थोड़ा टाइम लग गया उनको. तो मेरा रेफरी रिपोर्ट खत्म हुआ अराउंड 10th of May को, और मेरे वीडियोस आ गए थे मिड मई तक. आई वाज जस्ट होपिंग कि यार इतना लेट अप्लाई किया. 27 मई लास्ट डेट है यार. 27 मई नहीं, 17 मई लास्ट डेट है. 10 मई को तुम्हारा एप्लीकेशन एक्चुअली ऑफिशियली कंप्लीट हुआ है. दिन भर बैठ के मैं ना बस रिफ्रेश कर देता था कि यार मेरा कुछ आया क्या, इंटरव्यू कॉल आया क्या. फिर ना इंटरव्यू कॉल ही नहीं आया, क्योंकि ना 27 मेरे को ये लगने लगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे को लगा एप्लीकेशन भरने के 2-3 हफ्ते में इनविटेशन कॉल आ जाता है तुम्हारे को इंटरव्यू के लिए. मेरा तो 1 महीना हो गया था. बट 15 मई, नो 15 मई नहीं, 25 मई, 25 मई को मेरे को एक ईमेल आया कि यू आर इनवाइटेड फॉर इंटरव्यू. और मैंने अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करी, बेस्ट पॉसिबल कपड़े पहने. ऐसी जूम में मैं ऐसे बैठा हुआ था, लाइटिंग थी चेहरे पे, ग्लो था, और अपनी पर्सनैलिटी थी. तो मैंने इंटरव्यूज को थोड़ा तो चार्म किया शायद, आई होप, क्योंकि खुश लग रहे थे. क्योंकि बेटा जब अगर तुम इतने लेट हो तो कोई भी पॉइंट तुम छोड़ नहीं सकते. तो मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया, आई होप मैंने बहुत अच्छा दिया. सबसे अच्छी बात, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था उन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को देखा था. उन्होंने नोटिस करा कि मैंने NUS MBA पे वीडियोस बनाए हैं. और जब मैंने उसको लाया तो देयर वाज अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट बाय द इंटरव्यूअर्स कि बिफोर ज्वाइनिंग आवर इंस्टीट्यूट यू हैव बिकम एन एम्बेसडर फॉर अस. क्योंकि आज की डेट में अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे NUS MBA, आई एम 100% श्योर कि टॉप 5 वीडियोस में से मेरा वीडियो आएगा. तो दैट वाज अ कॉम्प्लीमेंट यार. मैं ना बहुत श्योर हो गया कि यार इंटरव्यू पे अच्छा दिया है, पहले कुछ अच्छे कर्म करे हैं कॉलेज के टाइम पे जो दिख रहे हैं रेज्यूमे में, और यूट्यूब इज अ स्पाइक ऑन माय रेज्यूमे, डेफिनेटली आई विल गेट अ कॉल. ऐसा मेरे को लगा था. पता नहीं, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं अपन. मैं हुआ था थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट. उन्होंने मेरे को बोला 2 हफ्ते में बताएंगे. मेरा 2 हफ्ते क्यों यार, जल्दी बता दो, तुमको तो लेना ही है. बट 2 हफ्ते में कोई कॉल नहीं आया मेरे को. मैं और वेट किया. ये इंटरव्यू हुआ था मेरा 27 मई को. 31 डेज का होता है मई. आइडियली मेरे को 10th of June तक आ जाना चाहिए था. 10th of June के बाद ईच एंड एवरी डे वॉज टफ. क्योंकि ना मैं ना अपना बहुत सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी दे चुका था. आई वॉज फीलिंग कि मैं इस इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ, नहीं, बट एटलीस्ट मैंने अपना बेस्ट ट्राई कर दिया, ऐसा लगा मेरे को. विद इन द 3 months काफी कुछ कर दिया. तो फिर जब मेरे को इनवाइट नहीं आ रहा था, ऑफर लेटर नहीं आ रहा था, आई बिकेम वेरी a bit tense, actually not very tense, a bit tense. But on 16th of June मेरे को फाइनली एक ईमेल आता है, congratulations, you are selected for the MBA program. बहुत खुश, बहुत वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माय लाइफ. क्योंकि यार तुम ना स्ट्रेटजिकली, मतलब एक एक स्टेप प्लान करते हुए आगे बढ़ रहे हो, और फिनिश लाइन तक पहुंचने की जो खुशी होती है ना, अमेजिंग होती है. उन्होंने मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दिया ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए. मेरे को लगा था उसी दिन एक्सेप्ट कर लूं, बट मेरे को अपने ऑफिस में बात करनी थी. मेरे को इन्फॉर्म करना था कि मेरे को इवनिंग में क्लासेस रहेगी, और ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऑफिस में बताई. थोड़ा क्लियर आउट करना पड़ता है अपने मैनेजर के साथ. अगर आप कर रहे हैं पार्ट टाइम MBA तो डेफिनेटली क्लियर आउट एवरीथिंग विद योर मैनेजर, ताकि क्लैरिटी रहे, एक्सपेक्टेशन का कोई डिफरेंस ना आए. तो मैंने बताया. उसके बाद फिर मैंने ऑफर एक्सेप्ट करा. एंड देन या चीज़ें फिर स्टेप बाय स्टेप होने लगी. तुम अपनी डिग्री सबमिट करो, तुम अपने ये सब
चीजें सबमिट करो, लाइक फॉर्मेलिटी शुरू हो गई, मेरे को ऐड कर दिया, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गया, ऑन बोर्डिंग की कॉल्स में अटेंड कर ली मैंने 2-3, और अब तो मैं बहुत सारे लोगों को नाम से जानता हूँ। बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग कोहॉर्ट है मेरा। somebody is coming from Canada, somebody is coming from Korea, somebody is coming from China, India, काफी डाइवर्स, काफी ज्यादा यूनिक एक्सपीरियंस के साथ लोग आ रहे हैं, और शायद यही तो चाहिए था मुझे। पार्ट टाइम और फुल टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही व्हाट्सएप ग्रुप है और एक ही तरीके से क्लासेस शेड्यूल होती है। इलेक्टिव्स जब होंगे तो सारी क्लासेस साथ होंगी, कोर मॉड्यूल्स की क्लासेस उनकी दिन में होती है, हमारी रात में होती है, बिकॉज हम लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी। थोड़ा हेक्टिक होने वाला है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड। फ्यूचर में जो भी चीजें नई आने वाली है उसके लिए आई एम ऑलरेडी वेरी एक्साइटेड। ये जर्नी जितने अच्छे से मैंने आपको बताई, मैं शायद उतने अच्छे से हिंदी में, हाँ उतने अच्छे से इंग्लिश में नहीं बता पाता। हिंदी में बताने में अपनापन है, हिंदी में बताने में एक सुकून है, क्योंकि ये अपनी मातृभाषा है। तो अगर आपको हिंदी आती है और आपने इसको यहाँ तक सुना है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को देखो। बेस्ट नहीं होते हैं, बट गुड होते हैं, और गुड से बेस्ट तक का सफर धीरे धीरे तय करेंगे। ऑल्सो मैं ये सोच रहा हूँ कि आगे के लिए I will be keep on making different videos on my MBA life, और बहुत सारे वीडियोस हार्टफेल्ट होंगे, हिंदी में होंगे, बहुत सारे वीडियोस प्रोफेशनल होंगे, इंग्लिश में होंगे। तो अपना स्विच ऑन स्विच ऑफ हमेशा अपन चालू रखेंगे। इस चैनल को, आप लोगों को आई विल बी ट्रीटिंग एज अ फैमिली, और ये मैं एक्चुअली मीन करता हूँ। थोड़ा सा क्लीशे हो गया, थोड़ा सा सेम लाइन सब लोग बोलते हैं लेकिन nobody cares about us, ऐसा नहीं है। हर एक वीडियोस में मैं कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। देखा होगा मेरा काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है। हर समय मैं बंदे खोजता हूँ कि मैं कैसे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छे वीडियोस बना पाऊँ, अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। टाइम लगता है, तो आई होप इट्स वर्थ वाइल, आई होप इट्स वर्थ वाइल एंड इट इज वर्थ वाइल। इसीलिए इतना बढ़िया माइक खरीदा मैंने। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो मैं आपको नोटिस कराता हूँ, इसीलिए मैंने इतना बढ़िया माइक खरीदा है। आई एम वर्किंग ऑन माई प्रेजेंटेशन, आई एम वर्किंग ऑन माई मे बी एडिटिंग स्किल्स। अभी तो नहीं करूंगा इसको, तो बहुत ज्यादा एडिट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें एडिटिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट मैं जब NUS ज्वाइन करूंगा, मे बी आई विल गिव यू अ कैंपस टूर, आई विल टेक यू टू लाइब्रेरीज, आई विल टेक यू टू डिफरेंट schools, स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग, स्कूल ऑफ लॉ, maybe Lee Kuan Yew Institute of Public Policy और समथिंग। तो मैं बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस लाने वाला हूँ इन फ्यूचर। आई होप आप देखेंगे, आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, द चैनल, एंड until next time, peace.